नमस्कार साथियों। पिछली कक्षा में हमने आदिकाल की परिस्थितियों को पढ़ा था और इस कक्षा में अब हम पढ़ने वाले हैं आदिकाल की प्रवृत्तियां। लेकिन आदिकाल की प्रवृत्तियों को पढ़ने से पहले हम पहले जो परिस्थिति और प्रवृत्ति है उसमें अंतर देख लेंगे, क्योंकि कई सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिन्हें की परिस्थितियों और प्रवृत्तियों में अंतर नहीं पता होता, जिस कारण परीक्षा में पूछी प्रवृत्तियां जाती हैं और वे उत्तर परिस्थितियों का दे आते हैं। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले हम इन दोनों में अंतर देख लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं परिस्थितियों के बारे में। तो परिस्थिति का जो अंग्रेजी पर्याय होता है वह होता है सिचुएशन, यानी कि हालात और स्थिति। अब जो परिस्थिति होती है वह किसी भी व्यक्ति के हालात और स्थिति को दर्शाती है। ठीक है, लेकिन ये तो हो गई एक व्यक्ति विशेष की बात। लेकिन जब हम किसी ऐतिहासिक काल के बारे में बात करते हैं तो ऐतिहासिक काल में परिस्थिति उन बाहरी कारकों को कहा जाता है जो कि लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं। ठीक है, यानी कि वो बाहरी कारक जिन्होंने कि लोगों के जीवन को प्रभावित किया उन्हें ही हम उस काल की परिस्थिति कहेंगे। ठीक है, अब जो परिस्थितियां होती हैं उन्हें हम सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक इत्यादि आधारों पर देखते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई परिस्थितियों की बात। अब आ जाते हैं प्रवृत्तियों पे। तो प्रवृत्ति का जो अर्थ होता है वह किसी व्यक्ति का, यानी कि किस ओर रुझान है, उसका स्वभाव किस प्रकार का है, वह उसकी प्रवृत्ति को दर्शाती है। ठीक है, लेकिन यदि हम जब ऐतिहासिक कालखंड के बारे में बात करते हैं तो ऐतिहासिक काल में प्रवृत्ति उन आंतरिक कारकों को कहा जाता है जो लोगों के विश्वास, व्यवहार और उनके मूल्यों को प्रभावित करे। ठीक है, यानी कि जो कारक लोगों के विश्वास, व्यवहार और मूल्यों को प्रभावित करते हैं हम उन्हें उस काल की प्रवृत्तियां कहते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई परिस्थिति और प्रवृत्ति। अब यदि हम इन्हें एक उदाहरण के रूप में समझें तो कि मान लीजिए कि आप गरीब हैं, यानी कि आपके पास धन का अभाव है, तो ये तो आपकी परिस्थिति है। ठीक है, लेकिन उस अभाव को दूर करने के लिए, यानी कि धन कमाने के लिए आप मेहनत नहीं कर रहे और सारा दिन बस ऐसे ही पड़े रह रहे हैं, तो वह आपकी प्रवृत्ति हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया परिस्थिति और प्रवृत्ति में अंतर। अब हम देख लेते हैं आदिकाल की प्रवृत्तियां। तो आदिकाल की जो पहली प्रवृत्ति है वह आती है युद्धों का सजीव वर्णन। क्या? युद्धों का सजीव वर्णन। अब जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि जो आदिकाल का समय था उसमें युद्धों का ठीक ठाक बोलबाला रहा है, यानी कि हम कहीं भी देखें तो उस समय में युद्ध बहुत ज्यादा हुआ करते थे। राजा किन्हीं भी छोटे छोटे कारणों को लेकर एक दूसरे से युद्ध करते थे। और जो इस काल के कवि थे वह कवि होने के साथ साथ योद्धा भी थे, यानी कि वह तलवार चलाना भी जानते थे, जिस कारण आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने भी रणभूमि में जाकर युद्ध किए, जिस कारण से वह आंखों देखा सजीव चित्रण अपने काव्य में युद्धों का कर पाए। ठीक है, तो युद्धों का सजीव वर्णन इस काल की पहली प्रवृत्ति हो जाएगी। अब इसके बाद अगली आती है वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता। वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता। अब जो आदिकाल के कवि थे वे चारण कवि थे, यानी कि वे राजाओं के आश्रय में रहकर काव्य का सृजन करते थे। और जो उनके काव्य का मुख्य उद्देश्य होता था वह होता था राजाओं की प्रशंसा करना, जिस कारण से उन्होंने जो राजा की प्रशंसा की उसमें उन्होंने राजा की वीरता का गुणगान किया, जिस कारण से इस काल में वीर रस की प्रधानता आई। और जो राजा थे उस समय के बहुत ज्यादा विलासी भी थे, जिस कारण उनको प्रसन्न करने के लिए उन्होंने श्रृंगार परक रचनाएं भी खूब मात्रा में लिखी। इस कारण से इस काल में इन दोनों रसों का बोलबाला रहा। ठीक है, तो जो इस काल की अगली प्रवृत्ति आती है वह आती है संकुचित राष्ट्रीयता की भावना। कौन सी? संकुचित
राष्ट्रीयता की भावना। अब जो आदिकाल का समय था उसमें संकुचित राष्ट्रीयता का बहुत अभाव था। अब कोई भी जैसे शासक होता था उसके अंतर्गत यदि 4-5 गांव भी आते थे तो वह भी स्वयं को एक राष्ट्र घोषित कर देते थे। ठीक है, क्योंकि जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई तो केंद्रीय सत्ता समाप्त हो गई, जिस कारण से लोगों में जो एक राष्ट्रीयता की भावना होती है वह समाप्त होती चली गई। और जैसे जैसे आदिकाल का समय बढ़ा उस समय तक जो लोग थे, जो समाज था, उसमें भी राष्ट्रीयता की भावना नहीं बची और जो समय के छोटे छोटे सामंत थे या शासक थे उनमें भी राष्ट्रीयता का अभाव हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी अगली प्रवृत्ति। अब इसके बाद आती है जनजीवन के चित्रण का अभाव। कौन सी? जन जीवन के चित्रण का अभाव। अब जैसे कि हमने पहले भी बात की कि जो आदिकाल के कवि थे वे चारण कवि थे, अर्थात वे राजाओं के आश्रय में रहकर काव्य का सृजन करते थे और जो उनके काव्य का मुख्य उद्देश्य था वह था राजाओं को प्रसन्न करना, जिस कारण से इन्होंने जनजीवन की ओर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया। यदि हम आदिकाल का साहित्य पढ़ेंगे तो उसमें हमें जनजीवन का कहीं भी चित्रण देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जो सारा का सारा साहित्य था वह कवियों ने केवल राजाओं की प्रशंसा के लिए लिखा, जिस कारण से इस काल में जनजीवन के चित्रण का अभाव हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद आता है इस काल की भाषा। भाषा तो भाषा के रूप में इस काल में डिंगल भाषा का मुख्य रूप से प्रयोग हुआ। कौन सी? डिंगल। अब डिंगल को जो विद्वान है उन्होंने अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी कहा या फिर राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश। ठीक है, यानी कि इन दोनों भाषाओं के मिश्रण से जो भाषा बनी उसे ही डिंगल भाषा का कहा गया। और जो आदिकाल का साहित्य है, ज्यादातर साहित्य इसी डिंगल शैली में लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद आता है छंदों के विविध रूप। इस काल की अगली प्रवृत्ति हो जाएगी छंदों के विविध रूप। ठीक है, तो जो आदिकाल का साहित्य था उसमें हमें कई प्रकार के छंद देखने को मिलते हैं, जैसे दोहा, सोरठा इत्यादि बहुत सारे ऐसे छंद हैं जो कि हमें आदिकालीन साहित्य में देखने को मिल जाते हैं। अब जैसे कि पृथ्वीराज रासो को ही देख लें हम, तो उसमें लगभग 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जैसे कि जिस कारण से उसे एक छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। तो यह बात भी आप ध्यान में रखना, महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो अगली प्रवृत्ति इस काल की आती है वह आती है संदिग्ध रचनाएं। कौन सी? सॉरी, संदिग्ध रचनाएं। ठीक है, अब जो आदिकाल का साहित्य है उसमें ज्यादातर रचनाएं जो हमें प्राप्त होती हैं या नहीं भी होती, वो ज्यादातर संदिग्ध है, यानी कि उनकी प्रमाणिकता को लेकर बहुत ही ज्यादा विवाद है। कई सारे ऐसे विद्वान हैं जो कि आदिकाल की जितनी भी रचनाएं मिलती हैं उन्हें अप्रमाणिक कहते हैं, यानी कि उसका हमें कोई भी स्पष्ट प्रमाण प्राप्त नहीं होता कि ये रचनाएं उस काल की हैं भी या नहीं, या फिर किसी अन्य काल में लिखी गई थी। ठीक है, तो संदिग्ध रचनाएं भी इस काल की एक मुख्य प्रवृत्ति हो जाएगी। तो संदिग्ध रचनाओं के बाद जो इस काल की अगली प्रवृत्ति आती है वह आती है प्रकृति चित्रण। ठीक है, कौन सी? प्रकृति चित्रण। अब जो आदिकाल का साहित्य है उसमें प्रकृति का भी चित्रण बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। इसमें पर्वतों का, नदियों का, फिर तालाबों का बहुत ही एक सुंदर सुंदर चित्रण हमें देखने को मिलता है। और जो प्रकृति का चित्रण उस काल के कवियों ने किया
वह आलंबन और उद्दीपन रूप में किया। लेकिन इसमें भी उद्दीपन रूप की प्रधानता हमें अधिक देखने को मिलती है। अब उद्दीपन से तात्पर्य क्या होता है? तो दोस्तों, उद्दीपन का तात्पर्य होता है कि जैसे कि मान लो कोई कथा चल रही है जिसमें कि एक नायिका है, वह कहीं जा रही है, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है और उसके रास्ते में एक नदी पड़ रही है। तो उस नदी का जो वर्णन किया जाएगा वह प्रकृति के उद्दीपन रूप के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, यानी कि वह जो वर्णन आएगा उस नदी का वह प्रकृति के उद्दीपन रूप के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इस काल में प्रकृति के उद्दीपन रूप की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हो गई आदिकाल की प्रवृत्तियां। अब अगली कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं आदिकाल का साहित्य। ठीक है।